हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानियाँ कुछ हॉरर इंसिडेंट पर आधारित हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। मेरा नाम जॉर्ज है। मैं अपनी बेटी एवलीन और अपनी वाइफ लोरा के साथ बहुत खुश था जब तक हमारे साथ ये घटना नहीं हुई थी। मेरी बेटी घर के बाहर काफ़ी देर से खेल रही थी। मेरी वाइफ ने उससे कहा कि बेटी अब अंदर आ जाओ, खाने का वक्त हो गया है। जून का महीना चल रहा था, गर्मी काफ़ी थी। मैं अपनी जगह पर काफ़ी देर से बैठा कुछ लिख रहा था। फिर मैंने एवलीन की आवाज़ सुनी। ठीक है मॉम, मैं अभी आती हूँ। मैंने एवलीन की आवाज़ सुनी। मैंने खुली हुई खिड़की से उसकी आती हुई आवाज़ में कुछ उदासी महसूस किया। मेरी वाइफ ने फिर कहा कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है बेटी। मैं माँ बेटी की आवाज़ सुनकर मैंने लिखना छोड़ दिया। मुझे अपनी 6 साल की बेटी पर प्यार आने लगा। उसने कहा, हाँ मॉम, मुझे भूख लगी है। मैं खिड़की के पास आकर खड़ा अपनी बेटी को खेलता हुआ देख रहा था। फिर मेरी वाइफ घर से बाहर आ गई और उसके पास जाकर उसे अपने साथ लेकर घर के अंदर आने लगी। मेरी वाइफ ने कहा कि बेटी तुम्हें भूख लगी है ना, चलो चलकर खाना खाते हैं। एवलीन कहती है कि मॉम, स्माइली मैन का क्या। उसने घर के बाहर बने एक छोटे से बच्चों के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा था। मैंने खिड़की से ही एवलीन से पूछा कि वो कौन है बेटी। उसने कहा कि स्माइली मैन। उसे भी भूख लगी है। वो एक तरफ अपना फेस करके हल्की सी मुस्कुरा रही थी। मैं रूम से निकलकर बाहर आ गया और अपनी वाइफ के पास खड़ा हो गया। वो अब भी खेल रही थी और उस घर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा कि बेटी अंदर चलो, पहले हम खाना खाते हैं, उसे भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मैंने यूं ही उसे बहलाने के लिए कह दिया था। उसने कहा, ठीक है डैडी, मैं आ रही हूं। वो अभी मेरी तरफ कुछ ही कदम बढ़ी थी। वो मेरी आंखों के सामने ही थी, पर अचानक ऐसा लगा कि उसे किसी चीज ने पकड़ लिया हो और वो उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। एवलीन ने चीखना शुरू कर दिया, इसलिए कि उसका एक हाथ किसी ने पकड़ रखा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी वाइफ ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, और मैं जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो ना दिखने वाली चीज ने उसे छोड़ दिया था। मैंने उससे पूछा कि बेटी, अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने तुम्हें पकड़ रखा था। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए उससे पूछा था। उसने कहा, मैं नहीं जानती डैडी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। फिर मैंने उससे प्यार से पूछा कि किस चीज ने तुम्हें पकड़ रखा था। वो मेरे कान में कहने लगी कि डैडी, स्माइली मैन ने मुझे पकड़ लिया था। उसे शायद आपकी बात अच्छी नहीं लगी, वो भी भूखा होगा। ये कहते हुए वो अपनी माँ की तरफ चली गई और मैं वहां खड़ा उसके बारे में सोचता रह गया कि सच में मेरी बेटी ने कुछ देखा था या वो सिर्फ बच्चों की तरह कहानियां बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये इसका सिर्फ ख्याल था तो फिर किस चीज ने उसे पकड़ लिया था। मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा सोचता रहा और चारों तरफ अपनी निगाहों को दौड़ा रहा था कि शायद कोई चीज दिख जाए, पर मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं अंदर आ गया। मेरी वाइफ भी ये देखकर परेशान थी। फिर हमने उसे भुला देना बेटर समझा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल था, जबकि एवलीन उस स्माइली मैन के बारे में बात करती रहती थी। इस 1 महीने के अंदर कोई और घटना नहीं हुई थी। जब भी हम अपनी बेटी से उसके बारे में पूछते तो वो कहती कि उसे पसंद नहीं है कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं, और फिर वो टॉपिक को बड़ी आसानी से चेंज कर देती। इतने दिनों में हमने स्माइली मैन के बारे में इतना बात करते हुए सुना कि हमें लगने लगा कि हमारी बेटी अपने ख्यालों में किसी को सोचती है। ये सिर्फ उसका एक ख्याल है, इसके अलावा कुछ और नहीं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक सुबह जब मैं घर के पिछले हिस्से में कॉफी का कप लिए खड़ा था और सुबह की ताज़ी हवा का मजा ले रहा था, तभी मेरी वाइफ भी मेरे पास आ गई और हम दोनों कुछ बातें करने लगे और अपनी बेटी के उठने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक मेरी वाइफ की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी और वो मुझसे कहती है कि वो क्या है। वो हमारे बिल्कुल नीचे लकड़ी के तख्तों की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा। वहां पर 2 बोतल पड़ी हुई थी।
जो दोनों किसी लाल चीज से भरी हुई लग रही थी। कोई भी उसे देखकर यह कह सकता था कि इन बोतलों में खून था, जो बिल्कुल गाढ़ा था। ये खून हमने तो वहां नहीं रखा था, फिर किसने इनको वहां पर रखा था? यही सब सोचकर हम परेशान हो रहे थे। ये संडे का दिन था। मेरी वाइफ एवलीन को जगा कर आई थी। मेरी वाइफ फेस से परेशान लग रही थी और उसकी आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा था। वैसे परेशान तो मैं भी था, पर मेरी वाइफ कुछ ज्यादा उलझन में थी। अचानक वो एवलीन के पीछे भागी, जो सामने से बाथरूम की तरफ जा रही थी। वो एवलीन की उंगलियों को देखकर परेशान हो गई। उसकी उंगलियों पर जगह जगह कांटा चुभने का निशान था। मैं भी उसे देखकर काफी परेशान था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो कांटों से खेल रही थी, जिसकी वजह से उसके पूरे हाथ में किसी बारीक चीज के चुभने का निशान था। मैं उसके दोनों हाथ पकड़कर देखने लगा। एवलीन काफी उदास लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? उसका जवाब सिर्फ यही था कि डैडी, स्माइली मैन ने किया। मैंने कहा कि मेरी बच्ची, ये स्माइली मैन है कौन? क्या वो कोई ऐसा आदमी है जिसे हम जानते हैं? उसने ना में अपनी गर्दन को हिलाया। मैं अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा। वो घबराई हुई अपने हाथों से मुंह को पकड़कर बैठी हुई थी। क्या उसने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था? उसने अपना सर हाँ में हिलाया। मेरी वाइफ उसके पास आई और बोली, बेटी, हमें बताओ वो कौन है, ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। उसने अपने आंसुओं से भरी हुई आंखें हमारी तरफ मोड़ दी और कहने लगी कि डैडी, उसे खाने की जरूरत है। मैंने अपनी बॉडी में एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। मैंने कहा कि उसे खाने की जरूरत है। उसने फिर से हाँ में सिर हिलाया। मेरी वाइफ मेरे पास आकर खड़ी हो गई और एवलीन को देखने लगी। वो काफी कमजोर लग रही थी। हम दोनों तैयार होकर उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए। कुछ तो जरूर था जिसे मेरी बेटी देख रही थी, पर हमारी आंखें उसे नहीं देख पा रही थी। डॉक्टर ने उसे देखा और उसे चेक किया। डॉक्टर का कहना था कि वो किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचती है और उसने अपनी हालत ऐसी बना ली है। उसे हम वापस घर लेकर आ गए। उस दिन के बाद हालात और बिगड़ते गए। हमारे पास एक लोना नाम की एक बिल्ली थी, जो पहले एवलीन के पास ही रहती थी, पर अब वो भी उसके पास जाने से दूर भागने लगी। वो उसके करीब भी नहीं जाती थी। हमारी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एवलीन भी बिल्ली के अपने पास न आने से परेशान थी और हम भी। फिर धीरे धीरे हमारी चीजें गायब होने लगी। सबसे पहले मेरी वाइफ की रिंग गायब हुई। फिर मेरा पर्स गायब हो गया। उसे किसी चोर ने नहीं चुराया था। उसको ढूंढने पर वो दोनों चीजें एवलीन के बिस्तर के नीचे हमें मिली। हमने उससे पूछा तो उसका ये कहना था कि डैडी, ये मैंने नहीं बल्कि उस स्माइली मैन ने उसे वहां रखा है। उसके बाद से बहुत सी चीजें हमारे घर से गायब होने लगी। हमारे किचन का चाकू भी गायब हो गया था। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सारी चीजें एवलीन के बिस्तर के नीचे पाई जाती थीं। एवलीन को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन दोपहर के खाने के बाद वो कुछ ड्रॉ कर रही थी। मैं उसकी तरफ उसे प्यार करने के लिए बढ़ा ही था कि उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसने एक ऐसे फेस को ड्रॉ किया था जो कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। उसने एक मुस्कुराता हुआ फेस ड्रॉ किया था, जिसकी मुस्कान किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। मैं आश्चर्य में था कि मेरी बेटी ऐसी ड्राइंग कैसे कर सकती है। मैं उसके पास बैठ गया और उससे प्यार से पूछा कि बेटी, क्या बना रही हो? उसका जवाब फिर से वही था, स्माइली मैन डैडी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो एक आदमी है? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ डैडी, वो एक आदमी ही है। मेरी वाइफ ने उससे कहा कि बेटी, मैं और तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम उस स्माइली मैन के बारे में बातें मत करो, उसे भूल जाओ। हम जानते हैं कि वो सच नहीं है। बार बार उसकी बातें करना अच्छी बात नहीं है। अचानक एवलीन की निगाहें इधर उधर देखने लगी, जैसे वो किसी उलझन में हो। फिर उसने कहा कि मॉम, वो तो आपके पास ही बैठा है। मेरी वाइफ ने सोफे के दोनों तरफ देखा, फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक एवलीन का चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर मैंने पूछा, क्या बात है बेटी? उसका होंठ कांप गया था और उसने अपनी मॉम की तरफ खाली जगह को देखकर इशारा किया और कहने लगी, मॉम, उसका फेस आपके सिर के करीब है।
मैं खड़ा हो गया और अपनी वाइफ के पास आकर हवा में इधर उधर हाथ फेंकने लगा, पर हमें ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ महसूस हो रहा था। एवेलिन ने कहा, डैडी ऐसा मत करो, स्माइली मैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अचानक कोई चीज़ मेरी तरफ बहुत तेज उड़ती हुई आई। वो मुझसे टकराने ही वाली थी, पर मैं समय रहते ही झुक गया और वो मेरे सर के ऊपर से निकल गई। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था, पर अगर वो मुझसे टकरा जाता तो शायद मुझे काफ़ी चोट लगती। मेरी वाइफ मेरी तरफ देखने लगी और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ना ही मेरे पास इसका जवाब था और ना एवेलिन कुछ और कहना चाहती थी, पर हम दोनों को इतना तो समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ एवेलिन तक पहुंचती है। हम उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे कि अचानक वो रोने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा था। वो चीखने लगी और अपने हाथ मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जहां खड़ा था वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सका। मैं ये देखकर इतना डर गया कि अपनी जगह पर जैसे जम गया था। पर उसकी चीख की आवाज़ सुनकर मेरी वाइफ चीखने लगी और उसकी मदद करने के लिए चिल्लाने लगी। मैं दौड़कर एक कुर्सी लेकर आया और उस पर चढ़कर उसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, वो एकदम से ज़मीन की तरफ आने लगी और फ्लोर से टकरा गई। मैं वो देखकर हैरान था कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। फिर वो अपनी रोने वाली आवाज़ में मुझसे कहने लगी, डैडी वो मुझे परेशान कर रहा है। हम दोनों को उसकी बात पर अब पूरा विश्वास हो गया था कि कोई तो है जो मेरी बेटी के साथ साथ है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। एवेलिन अब बहुत बीमार रहने लगी। हमने उसकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं की। फिर अचानक उसे खांसी के साथ साथ खून आने लगा। जब हम उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने सब कुछ ठीक पाया। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि इसे क्या हुआ है। कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी और धीरे धीरे स्वस्थ लगने लगी। ये देखकर मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश हुए और अपने गॉड को थैंक्स कहने लगे। पर शायद ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, इसलिए कि वो सामने से तो ठीक लग रही थी, पर उसकी आंखें और मुस्कुराहट किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। 3 दिन बाद किचन में मेरी वाइफ की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ किचन में पहुंचा। वो देखकर मैं काफ़ी डर गया। किचन में चारों तरफ शीशे के टुकड़े फैले हुए थे, जिसकी वजह से मेरी वाइफ का पैर जख्मी हो गया था और उसका अच्छा खासा खून बह गया था। हमें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये किसने किया है। जब हम एवेलिन से पूछने गए तो उसने कहा कि डैडी ये मैंने नहीं किया है, ये स्माइली मैन ने किया है। दोपहर का समय था, पर मुझे किसी के हल्की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूरा घर छान मारा, पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, जिसकी आवाज़ ने हमें अंदर से हिला दिया था। दूसरे दिन मैं और मेरी वाइफ मेरी बिल्ली के चीखने की आवाज़ से उठ गए थे। मैं बिस्तर से उठकर उसकी आवाज़ की तरफ भागा। जल्दबाजी में मेरा पैर कुछ गीली चीज़ों पर पड़ा, जिससे मैं फिसलते फिसलते बच गया। फिर जो मैंने ध्यान दिया तो वो खून था जो एवेलिन के रूम तक गया था। जब मैं एवेलिन के रूम में पहुंचा तो वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरी बिल्ली लोना एक तरफ मरी हुई पड़ी थी, उसका सिर फटा हुआ था और एवेलिन उसके साथ बैठी हुई थी। मैं एवेलिन के ऊपर चिल्लाने लगा कि ये तुमने क्या किया। अचानक एवेलिन ने मेरी तरफ अपनी गर्दन घुमाई, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। उसके मुंह में खून लगा हुआ था और वो कुछ अलग आवाज़ में कहने लगी कि ये मैंने नहीं किया है, स्माइली मैन ने किया है। वो भूखा था। मेरी वाइफ भी मेरे पीछे खड़ी थी। वो हाँफते हुए कहती है कि जॉर्ज हम क्या करें। हमने अपनी बिल्ली को ज़मीन में दफन कर दिया और एवेलिन को बाहर आने से मना कर दिया और उसे अंदर ही रहने की हिदायत दे दी। उसी रात को हम खाना खाकर अपने बिस्तर पर बैठे सोच रहे थे। एवेलिन सो चुकी थी। हम दोनों भी काफ़ी थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। फिर अचानक मेरी बीवी की चिल्लाती हुई आवाज़ ने मुझे उठा दिया। वो मेरे हाथ को पकड़कर मुझे उठा रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ। वो कहने लगी एवेलिन अभी इसी रूम में थी और वो मुझे घूर रही थी। जब मैंने उसे देखा तो वो अपने चारों हाथ पैर पर किसी मकड़ी की तरह चलकर भाग गई। मैं ये सुनकर कि मेरी बेटी को क्या हो रहा है
देखने के लिए मैं रूम से बाहर आया और हाल में मुझे कुछ हवा में भारीपन महसूस हुआ और कुछ अजीब बदबू भी। जब मैंने हाल की कोने की तरफ देखा तो वहां मुझे एवेलीन दिखाई दी, जो अपने टेडी बियर को लिए खड़ी थी। मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उसने अपने एक हाथ से मेरे पीछे की तरफ इशारा किया। वहां कुछ अंधेरा था, साफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहां कुछ तो था जो काफी हद तक लंबा लग रहा था, जिसे देखकर मैं वापस अपने रूम की तरफ भागा और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हमें चलना होगा। उस रात हम रूम की खिड़की से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागे। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, पर यह आवाज इंसानी आवाज नहीं थी। और फिर पूरे घर में किसी चीज के टूटने की आवाज आने लगी। हम इतना डर गए थे कि वहां से गाड़ी लेकर निकल गए और एवेलीन को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। हमने एक होटल में रूम बुक किया और रात वहीं पर गुजारा। दूसरे दिन हमने कुछ लोगों के कहने पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को वहां बुलाया और उन्हें शुरू से आखिर तक की सारी बातें बता दी और हम वापस उन्हें लेकर अपने घर आए। मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, पर अब मुझे इन चीज़ों पर विश्वास हो गया था। जब वो लोग हमारे घर पर आए तो उन्हें यह एहसास हो गया कि कोई इविल स्पिरिट है जो एवेलीन के साथ रह रही है। हम सब घर के अंदर पहुंचे, पर हमारे घर की हालत बदली हुई थी। बहुत सी चीज़ें टूटी हुई बिखरी पड़ी थी। हम एवेलीन को ढूंढ रहे थे, पर वो हमें अपने रूम में नहीं दिखाई दी। जब मैं अपने रूम में गया तो वो मुझे वहां बेड के नीचे सोती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही एक्सपर्ट लोगों ने यह कहा कि इसके ऊपर कुछ हावी है, जिसने इससे सारी चीज़ें करवाई हैं। उन लोगों ने हम दोनों को बाहर भेज दिया और करीबन 2 घंटे तक वो उसके साथ थे। जब दरवाज़ा खुला तो अब मेरी बेटी नॉर्मल लग रही थी और मुझे डैडी डैडी कहती हुई मेरे पास आ गई। उन लोगों ने कहा कि आज तुम इस घर पर न रहकर कहीं और रुक जाओ। आज हम इस घर में रहेंगे और जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। हम दोनों अपनी बच्ची को लेकर वापस होटल में आ गए और मुझे नहीं मालूम उन लोगों ने क्या किया, पर जब हम दोबारा घर वापस आए तो सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा और फिर उसके बाद मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। सितंबर के महीने में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मेलिसा हम दोनों एक रोड ट्रिप पर थे। हमने वहां पर एक केबिन किराए पर लिया था जो गांव से 20 मिनट की दूरी पर था। ये केबिन एक पहाड़ी की चोटी पर था जहां से नीचे की तरफ का व्यू बहुत ही शानदार था। हमने 2 दिन के लिए उस केबिन को रेंट पर लिया था। केबिन में कोड लॉक सिस्टम था। हमारे पहुंचने से पहले ही उस केबिन के मालिक ने हमें कोड भेज दिया था। हम वहां पहुंचकर काफी खुश थे। वो एक शानदार केबिन था, बहुत ही आरामदायक और खूबसूरत केबिन था। हर चीज यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई थी। एक बाथरूम, एक छोटा किचन, 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। हम दोनों के लिए काफी जगह थी। 2 टीवी थे, एक मास्टर बेडरूम में और एक लिविंग रूम में था। यहाँ एक और दरवाजा भी था जो बंद था, तो हमने अंदाजा लगाया कि यह दरवाजा तीसरे बेडरूम की तरफ जाता होगा, पर हमें पता नहीं था कि उसे क्यों बंद किया हुआ है। हमने सोचा कि शायद मालिक का कुछ अपना सामान होगा जिसको उसने इसमें लॉक किया है। हमने अपना सामान दूसरे बेडरूम में रख दिया ताकि हमारा मास्टर बेडरूम साफ दिख सके। हम वहां थोड़ा लेट पहुंचे थे, इसलिए हम खाने के लिए सिटी में चले गए, फिर वापस आ गए। पर केबिन में जाने से पहले हमने उस जगह का थोड़ा चक्कर लगाया और फिर वापस अपने केबिन में आ गए। दूसरे दिन मौसम कुछ ठंडा था, तो हम केबिन के करीब जंगल में हाइकिंग करने चले गए जो बिल्कुल शांत था। वहां कुछ देर बैठने के बाद हम वापस अपने केबिन में आ गए और मैं अपने कपड़े बदलकर शावर से बाहर निकला तो मेलिसा ने मुझे बताया कि उसने इस बंद दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनी हैं। उसने कहा कि ये आवाज किसी रेडियो या रिकॉर्डिंग की आवाज लग रही थी। मैं दरवाजे पर गया और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। कोई आवाज मुझे नहीं सुनाई दी। मैंने उसे डरा हुआ देखकर खुद ही दरवाजा धीरे से खटखटाने लगा ताकि मेलिसा को लगे कि अंदर से कोई खटखटा रहा है। मैं बस उसे थोड़ा परेशान करना चाहता था। वो अचानक चौंक गई, लेकिन तुरंत ही मैंने उसे बता दिया कि ये मैंने किया था। फिर वो हंसकर शावर लेने चली गई
मैंने रूम में बैठकर टीवी ऑन कर दी और यूं ही कुछ देखने लगा। अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ें टकराने लगी। मैंने ध्यान दिया तो वो आवाज़ बंद कमरे से आ रही थी। मैं टीवी बंद करके वापस दरवाजे के पास आया और कान लगाकर सुनने लगा। मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे कोई अंदर रेडियो चला रहा है। मैंने मालिक को मैसेज किया। जब उसने नहीं देखा तो मैंने उसे कॉल की और उसे सारी बातें बताई। वो कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी वाइफ ने उस दरवाजे को क्यों बंद किया है। शायद उसने कुछ सामान वहाँ रखा होगा। लेकिन जहाँ तक रेडियो की आवाज़ की बात है तो मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ। मेलिसा और मैं थोड़ी देर में लंच के लिए बाहर चले गए। मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने भी दरवाजे के पीछे कोई आवाज़ सुनी है। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। जहाँ तक मुझे लगता है कि उस मालिक की वाइफ ने वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ छोड़ दी है, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया और फिर एक पार्क में थोड़ी देर के लिए घूमने चले गए। उसी के बीच मालिक का फ़ोन आ गया और वो कहने लगा कि उसकी वाइफ ने वहाँ पर कुछ भी बंद नहीं किया है। उसे यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मालिक ने कहा कि रुको, मैं आता हूँ और फिर उस दरवाजे को चेक करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है और हम लोग वापस 20 मिनट की ड्राइव करके केबिन में आ गए। मेलिसा थक गई थी। आने के बाद वो सोफे पर गिर गई और आराम करने लगी। मैं भी थोड़ा थका हुआ था। अभी हम बैठे ही थे कि हमें फिर से वो आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने कहा कि रुको, मैं बाहर निकलकर पीछे से देखने की कोशिश करता हूँ। मैं उस केबिन के पीछे खिड़की की तरफ गया। वहाँ पर कोई भी पर्दा नहीं था। पीछे की तरफ से बिल्कुल साफ उस रूम में देखा जा सकता था। जब मैं उस रूम में देखने के लिए एक ऊंची चीज़ पर खड़ा हुआ और अंदर देखा तो वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं घबरा गया। रूम बाहर से लॉक था और अंदर एक दुबला पतला आदमी जो कुछ अजीब था। उसके हाथ में एक रेडियो था जो कमरे के बीच में धीरे धीरे नाच रहा था। जैसे मेरी निगाहें उस पर पड़ी, वो मेरी तरफ देखने लगा, पर उसकी आंखें मैं नहीं भूल सकता, जो किसी इंसानी आंखों की तरह नहीं दिख रही थी, कुछ अलग थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया और वहीं से मेलिसा का नाम चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। वो मेरी आवाज़ सुनकर दरवाजे पर आ गई। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि बस जल्दी से कार में बैठ जाओ। मेलिसा ने कुछ ज़रूरी सामान साथ लिया और गाड़ी में बैठकर हम वहाँ से निकल गए। मैंने मालिक को फ़ोन करके रेस्टोरेंट में बुलाया। जब वो आ गया तो मैंने उसे सारी बातें बताई। वो हमें साथ लेकर और कुछ आदमियों के साथ जब केबिन में आया तो चारों तरफ सन्नाटा था। हम उस रूम के पास पहुँचे जिसके अंदर मैंने उस आदमी को देखा था। जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर मेरे पसीने छूटने लगे कि बाहर से दरवाज़ा बंद था। वो आदमी कहाँ चला गया। पीछे से जाने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए कि पीछे सारी खिड़कियाँ फिक्स थीं। हमने उसे पूरे केबिन में देखा पर वो हमें नहीं मिला। मालिक को मेरी बातों पर यकीन नहीं था। हमने उसका हिसाब किया और वापस अपने घर आ गए। मैं सोच सोचकर परेशान था कि आखिर वो कौन था जो वहाँ पर था। अगर वो एक इंसान था तो वो गायब कैसे हो सकता है, या वो फिर कुछ और था जिसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।